की थी। तो स्पेशल जर्नल में हम लोगों ने सेल जर्नल को देखा था, परचेज जर्नल को देखा था, सेल रिटर्न जर्नल को, परचेज रिटर्न जर्नल को। ऑल्दो कि अभी हमने उस तरह से इसकी प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं की। कुछ क्वेश्चन हमारे पास थे जो मैंने आपको नोट्स फॉरवर्ड किए हुए हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अभी 2 जर्नल हम और देख लें, वो कैश रिसीट और कैश पेमेंट जर्नल, तो फिर हम लोग आप ये कह लें कि फिर इनकी प्रैक्टिस को कलेक्टिवली स्टार्ट करेंगे। मेरी बात को बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, अब आइएगा, इसको देखिएगा यार, लोग बहुत कम है जी सर। ना होने के बराबर है लोग। 2-4 मिनट वेट कर लें, या चले यस। मैं इसको लाइट लाइट से स्टार्ट करता हूँ ना, फिर आगे देखते हैं आगे इसकी मामला क्या बनता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट्स लिखवाता हूँ, वो आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इवन फॉर्मेट्स पर आपके लिए चीज को मैनेज करना सिंपल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके चले सर। आ जाए यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई नेट का इशू है या कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बैच 6 को मंडे ट्यूसडे पे शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था, उन्होंने कहा सर हमारे लिए इशू है कि हम इवन आपके पास सबकी रिकॉर्डिंग को भी डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। तो बजाय इसके कि आप क्लास को जाया करें, मुझे बता दें, मैं आपकी क्लास को और उनकी क्लास को उस पर ले जाऊंगा। ठीक है, अगर कोई इशू हो तो। अगर इशू नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रेंथ के साथ क्लास को लेके जाना मुनासिब नहीं है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यस सर। मैं थोड़ी सी देर वेट कर लेता हूं, उसके बाद आपस में डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई इशू है तो आपकी क्लास का सीआर है? क्लास सीआर है आपका? नहीं सर। अगर नो कोई सर। ऐसा ना भी हो ना, तो यस ग्रुप सर के है, ऊपर लेकिन कोई बात नहीं, आप ना ग्रुप के ऊपर मैसेज फॉरवर्ड करें, और उसके ऊपर आप गर्ल्स वाले भी अपने ग्रुप के बीच में मैसेज फॉरवर्ड करें, बॉयज भी अपने ग्रुप के बीच में मैसेज फॉरवर्ड करें कि सर ने आज क्लास ली थी, क्लास को सर ने, मतलब वो हम देख लेंगे अभी हमारे पास क्या है कि हम उसको कंटिन्यू करते हैं डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर आपस में मैं आपको मैसेज बता दूंगा, और मैसेज फॉरवर्ड करें। और मैसेज फॉरवर्ड करके, क्योंकि मैं बात करूंगा तो वो शायद मेरी तरफ से ना थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं कि टीचर बात कर रहा है तो आपने इसको लाजमी करना है या नहीं करना। ठीक है, तो आप खुद आपस में चैट कर लें। वो जब आप चैट ओपन करते हैं ना, तो फिर वो खुल के बोलते हैं। तो उनसे पूछे यार तुम्हारे पास अगर कोई नेट का इशू है या कोई और इशू है तो सर को बताओ, फिर हम क्लासेस को किसी तरह से मैनेज करें कि हम उसके मुताबिक इसको अलाइन कर सकें। क्योंकि हमने इसको जाया नहीं करना ना, हमने क्लास को लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। अच्छा, अब यहाँ देखो बेटा, आपके पास सबकी जो है कैश जी सर। रिसीट, ठीक है, रिसीट जर्नल या कैश रिसीट बुक। ठीक है बेटा, तो वही इसमें भी सेम आपके पास, यहाँ पे मेरे पास आप ये कहेंगे इसकी डेट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे डिटेल्स होंगी, पर डिटेल्स क्यों है? क्योंकि कैश के रिसीट्स के डिफरेंट सोर्सेज हैं। आप कैपिटल इंजेक्ट करेंगे तब भी कैश आ सकती है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करो। यस सर। देखो ना, यस कैश सर। सेल्स करेंगे तब भी कैश आ सकती है, अपने रिसीवेबल से कलेक्शन करेंगे तब भी कैश आ सकती है, कोई लोन शोन आप ले लें तब भी कैश आपके पास आ सकती है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, कोई आपको इनकम रिसीव हो जाए तब भी कैश आ सकती है, किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दें तब भी कैश आ सकती है। आप मेरी बात को बेटर अंडरस्टैंड करो। यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज किया था बुक वैल्यू के बारे में, आपकी क्लास में से था कोई जिसने मुझे मैसेज किया था कि बुक वैल्यू क्या होती है? यस सर, मैंने किया था। हाँ, एक्चुअली जो बुक वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक हो गया? ये जो बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट है, ये बेसिकली किसी भी आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या किसी भी नॉन करंट एसेट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो बुक वैल्यू का मतलब यह है कि अगर मैं कॉस्ट में से लेस कर लूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो जो नेट आंसर मेरे पास बचेगा उसको बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट बोला जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर।
तो जब हम गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं इसकी डिस्पोजल पर, तो हम इसकी कॉस्ट को नहीं देख रहे होते, हम बेसिकली इसकी बुक वैल्यू को देख रहे होते हैं कि देखें इतने का तो खरीदा था, इतना इस्तेमाल कर चुके हैं, तो नेट हमारे पास बचता कितना है, यानी इस वाले एसेट की हमारे पास नेट बुक वैल्यू है कितनी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमें उससे ज्यादा पैसे मिले तो गेन हो जाएगा, अगर उससे कम पैसे मिले तो लॉस हो जाएगा। बेटा बात समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। ये सर हो गया, लेकिन इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है वो कैसे इसको ट्रीट करेंगे बुक वैल्यू को? देखो मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में अब सबसे पहले देखो बुक वैल्यू निकालो ना, ताकि तुम्हें समझ लगे एक एसेट है, उसकी कॉस्ट से मैं कहता हूं कि मेरे पास 4 लाख, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वक्त 1,50,000 है। इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 2,50,000। यस सर। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको लिखा कैसे जाता है, मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम कॉस्ट को सेपरेट रखते थे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सेपरेट रखते थे। ठीक है? यस सर। अच्छा, यस आसान सर। तरीका तो ये है कि जैसे अगर ये से सपोज प्लांट है, तो आसान तरीका तो ये है कि मैं बुक वैल्यू ही लिखूं, जिंदगी आसान हो जाती है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। लेकिन अब डिस्क्लोजर पूरा नहीं आया। ठीक है, हमारे पास अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। कि यार अगर आप ये चाहते हैं कि जो यूजर ग्रुप है वो इन इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सके, तो फिर आपको इनको फुली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अब फिर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार इसको ऐसे कर लो कि बजाय इसके कि मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि यार मैं ना प्लांट को देता हूं अपनी पूरी फिगर के ऊपर जो कॉस्ट है इसकी, यानी प्लांट की कॉस्ट कितनी बेटा, 4 लाख। अब भाई जाहिर बात है 1,50,000 की डेप्रिसिएशन तो हो चुकी है ना, मैंने इतना एसेट तो यूज कर लिया है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 4 लाख तो नहीं है इसकी वैल्यू, तो मैं क्या करूं, मुझे इसके बीच में से आप ये कहें कि 1,50,000 को माइनस करना है। अब माइनस करने का तरीका क्या है कि बजाय इसके कि मैं यहां पे माइनस करूं, मैं इसको ना एक्चुअली कॉन्ट्रा है ना, तो दूसरी तरफ लेके चला जाता हूं। एक्चुअली ये अकाउंटिंग इक्वेशन के इस साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास मेंटेन होती है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रा इसी एसेट का है, इसलिए मैं इनको अलग-अलग प्रेजेंट नहीं करते। जो सही प्रेजेंटेशन है उसमें मैं यूं करता हूं कि मैं इन दोनों को साथ-साथ कर देता हूं, यानी एसेट वाली साइड पर ही आऊंगा, यहाँ पे प्लांट लिखूंगा ये 4 लाख का, और इसी के साथ मैं इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दूंगा और इसको नेगेटिव शो कर दूंगा 1,50,000। आपको बात समझ में आई? यस सर। तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कलेक्टिवली ये फिगर 2,50,000 ही है। ठीक है, यस सर। अब अगली बात सुनो, अगर आप इस प्लांट को 2,60,000 में सेल करते हैं तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे कैसे? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 2,60,000 कैश में ऐड हो जाएगा, प्लांट में से 4 लाख माइनस कर दो, खत्म हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1,50,000 प्लस करो तब खत्म होगी। बात ये समझो नहीं समझे? सर ये वाली नहीं जो है वो ओ वाली देखो ना, ये नेगेटिव है ऐड ना, टू। ओ इधर सुनो,
ये अच्छा नेगेटिव, ठीक है सर, ठीक है। तो नेगेटिव को खत्म करने के लिए मुझे प्लस लिखना पड़ेगा नीचे। यस सर, ठीक है। ये पॉजिटिव था, इसको खत्म करने के लिए मुझे नेगेटिव लिखना पड़ा। अब देखो, है तो मैंने बेसिकली नेट तो वही माइनस किया ना 2,50,000, तो 2,50,000 एसेट में से माइनस हुआ और 2,60,000 कैश में एसेट में ऐड हुआ, तो 10,000 का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट को कहां लिखूंगा बेटा, कैपिटल। ये कैपिटल। हाँ, समझ लग गई बात। यस सर। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और जो डेप्रिसिएशन है उसमें कोई है फर्क या फर्क है सेम ना, ही है? देखो ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक की इकट्ठी की हुई डेप्रिसिएशन, दोनों में फर्क है। ठीक है सर। देखो, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब ये है, अब सुनो मैं आपको समझाता हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब यह है कि इस साल में इस महीने में इतनी डेप्रिसिएशन का मतलब इतनी वैल्यू इस एसेट की ओर रिड्यूस हो गई, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि आज तक टोटल जब से मैंने ये एसेट लिया उसे लेके आज तक ये वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई है, ठीक है। ठीक है सर। मैं समझाता हूं, अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी मैं समझाता हूं। इधर देखो, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास, हाँ बेटा कितने लोग हुए हैं अभी भी, 16 सर। चलो तुम ना ग्रुप के ऊपर डिस्कशन ओपन कर दो। 17 हाँ, है सर। ठीक है, कोई मसला नहीं, अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं ना, अभी जब तक मैं ये आपको पूरे फॉर्मेट्स लिखवाता हूँ उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस हेड के मैं अंदर आएगी? मैं समझाता हूँ। पहली बात, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में हमने लिखा था, पढ़ा था, हमने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रा एसेट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब अगली बात ये थी कि यार ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट तो है, ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्यों क्रिएट कर रहा हूं, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैंने एक प्लांट खरीदा जो 4 लाख का था, ठीक है, वो बात समझ में आ रही है? यस सर। यस हर सर। साल इस प्लांट पे आप ये जी कह सर। लें कि हर साल इस प्लांट पे एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज है, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज बेटा ये है 30,000 का, ठीक है। यस सर। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, आपको याद Yes. होगा हमने बाय डेफिनेशन इसको देखा था कि डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि ये वो वैल्यू है जिससे एसेट अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। इट इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज, इट्स वेयर एंड टियर, इट्स ऑब्सोलेंस। समझ लगी बात? यस सर। ठीक। यस सर। अब दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका मेरे पास ये है जिसको मैंने आपको बताया था कि वो नेट बुक वैल्यू का तरीका है, नेट बुक वैल्यू, इसी वजह से उसको नेट बुक वैल्यू का मेथड बोलते हैं। तरीका ये है कि जब डेप्रिसिएशन हुई तो स्ट्रेट अपने पास अपने इस एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दो। मतलब 4 लाख है ना बेटा, तो एक एंट्री परफॉर्म करो, उसके बीच में डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को डेबिट करो और प्लांट को क्रेडिट कर दो 30,000 से। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि आपको ये एंट्री समझ में आई? यस सर। मतलब मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनाया, कहता है डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो, ये साल का एक्सपेंस है, और प्लांट तुम्हारा 30,000 कम हो गया, सो इसका मतलब प्लांट को 4 लाख से कम करो और प्लांट को 3,70,000 पे ले जाओ। बेटा क्लियर है? यस सर। अगले साल में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 30,000 को फिर एक्सपेंस बना दो, प्लांट को फिर 30,000 कम कर दो, तो 370 से 340 पे चला जाएगा। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं?
Yes, sir. Yes, sir. किसी को मसला तो नहीं इसमें? No, sir. No, sir. कहते ऐसा करो। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप ये देखिएगा कि कंसिस्टेंटली प्लांट अपनी वैल्यू को रिड्यूस करता जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां आ जाओ। सेम इसी के साथ अगर मैं अपनी यहां पे, बेटा मेरी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन No, वीडियो sir. में नहीं कोई आ रुकना रही। हो, No, sir. आवाज रुकना हो किसी जगह पे? No, sir. ठीक हो गया। असल में वो अभी नेट ठीक करके गया था तो वो खासतौर पे वो पहले वाली क्लास में इशू आ रहा था कि मेरी आवाज रुक जाती थी, कटना शुरू हो जाती थी। ठीक है, वीडियो रुक जाती थी, तो वो मुझे क्लियर करो ताकि मैं उसको बताऊं कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। सर अब ठीक है, Clear है। बहुत बेहतर। ठीक है, चलो अब यहां देखो। इसका मतलब है कि अगर मैं इसी मेथड को लेके चलूंगा तो बेटा प्लांट मेरे पास 4 लाख से शुरू होगा। इस पे पहले साल की डेप्रिसिएशन मैंने ले ली 30,000, बेटा ये आ गया, सॉरी 3,70,000 पे। उसके बाद फिर मैंने डेप्रिसिएशन ले ली 30,000 की, ये आ गया 3,40,000। फिर मैंने डेप्रिसिएशन ले ली 30,000 की, मेरे पास ये आ गया 4,10,000 पे। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? ओ सॉरी यार, 3,10,000। भाई आपको समझ लग रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. चौथे साल में फिर डेप्रिसिएशन ले ली 30,000, ये फिगर मेरे पास आ गई 2,80,000। 5 साल में फिर डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर ली 30,000 की, तो ये फिगर किस पे आ गई बेटा? 2,50,000। अब कॉस्ट क्या थी? 4 लाख। इस वक्त प्लांट किस पे नजर आ रहा है? 2,50,000। अब अगर मैं ये इंफॉर्मेशन देता हूं अपने यूजर को कि यार 2,80,000 का प्लांट था, उसमें से 30,000 की मैंने डेप्रिसिएशन लेस कर दी, अब इस वक्त मेरे पास मेरे प्लांट की कैरिंग अमाउंट 2,50,000 है, तो शायद उसको ये बात समझ में लगे यार ये किसकी बात कर रहा है, क्या चीज है। मतलब आप मेरी बात को बेटा फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मतलब मेरे पास ना इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस वो नहीं है। इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास एक प्लांट है जिसकी इस वक्त कैरिंग अमाउंट, इस वक्त बुक वैल्यू 2,50,000 है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन शायद ये इंफॉर्मेशन इतनी फ्रूटफुल ना हो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? Yes, sir. Yes, तो फिर sir. हमने इस वाले प्रेजेंटेशन को, मतलब हमने इस वाली प्रेजेंटेशन को, मैंने इसको आप ये कहेंगे साइड पे कर दिया। मैंने कहा नहीं यार मुनासिब नहीं है मुझे, ये नहीं कि ये मैं कर नहीं सकता, कर सकता हूं, लेकिन मुझे ना इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है कि मेरी प्रेजेंटेशन बड़ी एक्यूरेट हो जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ठीक हो गया। तो भाई अब उसके लिए फिर हमने क्या किया? हमने कहा अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि जनाब इसकी प्रेजेंटेशन को किसी और तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए फिर हमने बजाय इसके कि हम डेप्रिसिएशन वाली एंट्री में सीधा सीधा प्लांट को खत्म करें, हमने कहा नहीं प्लांट को नहीं खत्म करते, बल्कि एक कॉन्ट्रा एसेट क्रिएट कर लेते हैं। यानी इसका मतलब कि इस एंट्री में 2 अकाउंट हेड होंगे, एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि मेरे पास मेरा कॉन्ट्रा एसेट है। इसका मतलब कि 30,000 से मैं ये एंट्री परफॉर्म करूंगा। अब क्योंकि तुम लेजर बनाना सीख चुके हो, इसलिए मुझे एक बात बताओ, इस एंट्री की वजह से प्लांट अपनी वैल्यू तो कम नहीं कर सकता, क्योंकि ये नहीं, एंट्री प्लांट के लेजर में जा ही नहीं सकती। इसका मतलब एक नया लेजर बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, Yes, sir. Yes, sir. जो जो जिंदा रहेगा जब तक कि प्लांट रहेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अगले साल फिर ये एंट्री, अगले साल फिर ये एंट्री, ये वाला जो पोर्शन है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे जी ये एक्सपेंस है मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जी आप ना इस एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखें क्योंकि इस साल में आपका ये प्लांट इतना डेप्रिशिएट हुआ है। बेटा कोई मसला तो नहीं? No, sir. No, sir. हाँ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठी की हुई डेप्रिसिएशन। अब देखो पहले साल में
डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी 30,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 30,000। अगले साल में फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पहले से 30,000 की पड़ी थी वो और ज्यादा होकर 60,000 पे चली जाएगी। Yes, sir. उससे अगले साल में फिर ये एंट्री परफॉर्म करूंगा तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 से बढ़ के 90 पे चली गई। यस सर। Yes, तो sir. अब अगर मैं इनमें फर्क देखूं तो ये है कि एक कॉन्ट्रा एसेट है, दूसरा एक्सपेंस है। दूसरी बात, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितना इजाफा होता जाएगा उतना ही आपके पास आपका डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनता जाएगा। ओके सर। बेटा जिन्होंने क्वेश्चन किया उसको समझ आई? यस सर। तसल्ली है या नहीं, बोलो। यस सर है। ठीक हो गया, चलो भाई ये मैं इसको रब कर दूं। Yes, sir. यस सर। अच्छा भाई अब आगे आ जाओ, इधर देखो। अब डिटेल्स उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे अमाउंट लिख लो। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? Yes, तो भाई ये sir. समझ लगे। अच्छा, तो सादी सी बात है, इसमें क्या आएगा आपके पास? आप कैपिटल की वजह से भी इसमें इंक्रीज आ सकता है बेटा, लोन की वजह से भी इसमें इंक्रीज आ सकता है, ठीक है, सेल्स की वजह से भी इसमें इंक्रीज आ सकता है, ठीक है, जो आपके पास आपके रिसीवेबल से कलेक्शन आपने की तो उसकी वजह से भी आपकी इंक्रीज आ सकता है। कोई आपके पास आप ये कहें कि डिस्पोजल हुआ ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, तो बेटा उसकी वजह से भी यहाँ पे इंक्रीज आ सकता है। किसी इनकम की वजह से भी इंक्रीज आ सकता है। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. जी सर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोई पक्का अकाउंट हेड नहीं रखा, डिटेल्स का नाम दे दिया। गॉट इट? यस सर गॉट। Yes, sir. जिस तरह से रिसीट जर्नल है बेटा वैसे पेमेंट जर्नल भी है, ठीक है। इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लो। Really, sir. चलो अब यही आपके पास आप ये कहें कि अगर मैं पेमेंट की तरफ आता हूं बेटा तो रिसीट की जगह पे पेमेंट जर्नल बना लो, कैश पेमेंट बुक। तो पेमेंट की वजह भी बहुत सारी हो सकती है। अगर कैपिटल आ सकता है तो बेटा ड्राइंग भी तो हो सकती है ना बेटा, ठीक है। अगर लोन ले सकता हूं तो आप ये कहें कि लोन की इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकता हूं। अगर सेल कैश पर हो सकती है तो बेटा परचेजेस भी कैश पे हो सकती है। अगर मैं अपने डेटर से कलेक्शन कर सकता हूं तो मैं अपने पेएबल्स को कैश पे करने की भी पोजीशन में हूं। अगर मैं किसी नॉन करंट एसेट को बेच सकता हूं तो उसकी एक्विजिशन भी हो सकती है। अगर मुझे इनकम्स मिल सकती हैं तो फिर एक्सपेंसेस भी पे हो सकते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, यस sir. सर। तो ये कैश की पेमेंट जर्नल आ गया। सो सादी सी बात, कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जो कैश की रिसीट हो या कैश की पेमेंट हो, उन्होंने कैश की रिसीट जर्नल में या पेमेंट जर्नल में आना है। बेटा कोई मसला तो नहीं? नो सर। No, sir. अच्छा, अब इन इट्स वेरी नेचर आपके पास, क्योंकि कैश आपकी एक ही आप ये कह लें कि तरह से आपके पास आपकी जगह पे प्रेजेंट करना ज्यादा मुनासिब होता है और ये बड़ा लिक्विड आपके पास आपका एसेट है और बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है। तो फिर हम ना कैश की रिसीट और पेमेंट जर्नल को मिक्स कर लेते हैं, एक जगह पे आप ये कहें कि अटैच कर लेते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें यस सर। Yes, sir. और उसको नाम दे देते हैं कैश बुक। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसको क्या बोल देते हैं बेटा? कैश बुक। अब कैश बुक बड़े मजे की आपके पास लेजर के फॉर्मेट में, एक ही वक्त में स्पेशल जर्नल भी, एक ही वक्त में स्पेशल लेजर भी, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं बेटा, कर दूं रब इसको बेटा?
यस सर। अब Yes, sir, कैश Pradhan. बुक का फॉर्म, कैश बुक का फॉर्मेट आपके पास, सारी डिटेल कैश से रिलेटेड एक ही जगह पे, ठीक है। यहां देखो बेटा, आपके पास ये एग्जैक्टली इसको सेंटर में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। यहाँ पे डेट आपको नजर आ रहा है जो कुछ मैं लिख रहा हूं, यस सर। डिटेल्स, Yes, sir. डेट, डिटेल्स, बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इधर सर ये मैं टी अकाउंट है। amount, ये बिल्कुल टी अकाउंट की तरह अमाउंट, इधर भी अमाउंट। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो बेसिकली ये क्या बन गया, ये कैश बुक बन गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट टी अकाउंट के फॉर्मेट की तरह। और ये क्या बन गई बेटा, कैश बुक। अब कैश बुक की जो ये वाली साइड है, ये रिसीट जर्नल हो गया, और बेटा कैश बुक की जो ये वाली साइड है, ये आपके पास आपका पेमेंट जर्नल हो गया। और क्योंकि दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो एक ही वक्त में कैश रिसीट जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल और कैश का लेजर, ये सब कुछ एक ही जगह पे बन गया। मेरी बात को बेटा Yes, फॉलो sir. करें। सो कैश बुक इज एट द सेम टाइम is a cash book at the same time is a special journal as well as special ledger। यानी एक दफा अगर आपने ये कैश बुक बना ली, तो फिर आपको कैश का लेजर भी बनाने की जरूरत नहीं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes, sir. तो कोई मसला तो नहीं। No, sir. आप जरा पिक्चर ले लो उसकी। हाँ बेटा ले लिए पिक्चर। यस सर। Yes, sir. अब कैश बुक जो है, ये सिंगल कॉलम भी हो सकती है, डबल कॉलम भी हो सकती है, और 3 कॉलम भी हो सकती है। कैश बुक कुड बी सिंगल कॉलम, cash book could be double column, it could be triple column or 3 column। बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. Single column where only cash or bank column is required। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है ही ऐसी जो कैश के अलावा किसी और चीज में डील ही नहीं करती। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? ऊपर जरा फारूक भाई को देखो, कैंटीन वाले को। कभी आपने उसको क्रेडिट कार्ड से पे किया है? No, sir. कभी आपने चीजें खरीद कर उसको चेक दिया हो? No, sir. हाँ सर। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कैश का मतलब ही हार्ड कैश है, बैंक शैंक का कोई मामला नहीं, ना कोई क्रेडिट कार्ड है, ना कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। जो कुछ भी है वो कैश में ही होता है। चीजों को खरीदेगा तो वो भी कैश में, चीजों को पे करेगा तो वो भी कैश में। बेटा मेरी बात को फॉलो करें।
चीजें Yes, सेल sir. होंगी तो उसमें भी कैश है, किसी को पेमेंट करेगा तो कैश में, किसी से रिसीट करेगा तो कैश में। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम ही हमें रिक्वायर्ड होता है, बैंक का कॉलम हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होता। बेटा बात समझ में आ रही? Yes, sir. अच्छा, दूसरी नस्ल की ऑर्गेनाइजेशन वो होती है कि जो कैश में डील ही नहीं करती, वो जो कुछ भी डील करती है थ्रू बैंक अकाउंट डील करती है। जैसे आई कैप से आपने बुक्स खरीदनी है, आपको वॉचर बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। आई कैप को अपनी फी जमा करवानी है, वॉचर आपको जनाब बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। आई कैप ने किसी को पेमेंट करनी है थ्रू बैंक होगी, कैश नहीं हो सकती। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes, sir. तो जो कुछ भी है वो कैश नहीं बैंक में चल रहा। तो जब बैंक में चल रहा है इसका मतलब कैश के कॉलम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब याद करो वो बाब वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में भी तो यही हुआ। उसने खुल के बताया, उसने कहा देखो ये कैश, खाली मैंने कैश और क्रेडिट की डिस्टिंक्शन के लिए बताया, वैसे अदरवाइज जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू ही है। मैं किसी को पे करूं, किसी से रिसीव करूं, स्वाइप बैंक के, और मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम है क्या? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कैश में भी डील करती है, बैंक में भी डील करती है। कुछ कस्टमर उसको कैश में पे कर देते हैं, कुछ उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। ये भी अपने सप्लायर को कैश में भी पे करती है, बैंक के भी थ्रू पे करती है। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक हो गया? ऐसे भी हो सकता है भाई। तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, इसका मतलब अब कैश की दो शेप्स हैं। कैश वो आपके पास हार्ड कैश भी और बैंक के थ्रू भी ट्रांजैक्शन होंगी। तो अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन आपके पास चल रही हैं तो दो कॉलम आपको चाहिए। तो कैश बुक के दो कॉलम, एक कैश वाला, एक बैंक वाला। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? Yes, sir. तो तीसरी नस्ल कौन सी है बेटा? थ्री कॉलम। कहता है कैश की रिसीट और पेमेंट के साथ क्योंकि डिस्काउंट भी नहीं हुआ है, डिस्काउंट रिसीव भी होता है, डिस्काउंट अलाउ भी होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो कहता है फिर तीसरा कॉलम इसमें डिस्काउंट को भी बना लो। ठीक है? तो एक Yes, कॉलम sir. डिस्काउंट का, एक कैश का, एक बैंक। हाँ भाई बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो थ्री कॉलम कैश बुक, तो वन सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड थ्री कॉलम। बेटा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, आज sir. बस इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़े। नाहिद तो नहीं यहाँ पे आई भी? नाहिद आपके बैच में है? Yes, sir. है लेकिन आज Yes. नहीं आई हुई। आज नहीं आई भी, चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक इसको कर लें आज ना। जरा सब मैसेज फ्लोट कर दें क्योंकि 17 सर बच्चे हैं। वो सर मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था, उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था मुझे। कौन सा? सर वो जो जो 2 साल की बनानी थी फाइनेंशियल हाँ स्टेटमेंट्स, 2 साल के बनाए थे। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे अपना बैच नंबर शिफ्ट करो, कौन सा है? वो मैंने शेयर कर दिया था सर। अच्छा, अब तुम मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि तुम्हें इसमें इशू क्या आ रहा है? सर फर्स्ट ईयर में बैलेंस आउट हो गया, सब कुछ ठीक है। सेकंड ईयर में ट्रायल बैलेंस में भी थोड़ा से साइड एक हैवी आ रही है, और उसकी वजह से एसओएफपी जो ना हैवी आ रही है लायबिलिटी की साइड अच्छा से। मैं करता हूँ उसको। अभी मैंने करना इस तरीके से कि आपको ना मैंने सोल्यूशन फॉरवर्ड करने हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए अकाउंटिंग इक्वेशन के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक के, उनके क्वेश्चन के भी सोल्यूशन फॉरवर्ड करूंगा। और ये क्वेश्चन भी तुमने मुझे फॉरवर्ड कर देना, एक दफा दोबारा फॉरवर्ड कर दो ताकि मैं इसका सोल्यूशन सर बना दूं। मैं और उसको आपको ना सुनो दोबारा सुनो फॉरवर्ड कर देता हूँ सर, नहीं, मोस्टली हुआ भाई ये। सुनो तो सही ना। जी सर। मैं यूं चाह रहा हूं कि इसके स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आपके पास बन जाए, सोल्यूशन आपके पास एक्यूरेट हुआ हो, हर चीज आपके पास आपके अलाइंड हो। तो आपने ये क्वेश्चन ग्रुप पर भी फॉरवर्ड कर देना है कि सब लोग इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है सर, कर देता हूँ सर। सारे वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर किया हुआ है, और सिर्फ वो यही सही है एक ना? इशू है, बाकी ठीक मैं हुआ आपको हुआ ये है। बात बता रहा हूँ कि मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको ग्रुप पर मैसेज कर दिया करूंगा। ठीक हो गया सर। ठीक है? उसमें ये हो जाएगा
कि आपके पास आपको हर क्वेश्चन की एक आपके पास अभी कहेंगे प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा कि जर्नल कैसे होना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होनी चाहिए। अभी जैसे ये मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? लाइबा? यस सर। हाँ, तो लाइबा ने भी मुझसे क्वेश्चंस किए। तो अब ये जो आपके पास आपके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पास हो रहे हैं, जो आपके पास आपकी आप ये कहें कि आपकी डिस्कशन हो रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैसे लिखना है, कैसे लेके चलना है इन चीजों को, तो ना आपको एक दफा इसका सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक है, मैं इन सारी चीजों को आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये क्वेश्चन तुम ग्रुप में फॉरवर्ड करो। दूसरी बात है, ग्रुप के बीच में लाजमी ये डिस्कशन ऑन करो और उसको ये बात बोलो कि सर पूछ रहे हैं कि यार आज भी जस्ट 17 स्टूडेंट थे, बाकी स्टूडेंट नहीं है मेरे पास, मैं इसको कैसे मैनेज करूं। सर ग्रुप में टोटल 3-4 लोग हैं हम लोग जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बाकी सारे खामोश ही रहते हैं। बहरहाल तुम मैसेज फ्लोट कर दो। अब कोई नहीं सुनता, कोई नहीं उस पर रिस्पॉन्ड करता, तो फिर मेरी तो ड्यूटी यही है कि मैं यहाँ तक कर सकता हूँ। इससे आगे फिर मैं आप ये कहें कि क्लासेस को कंटिन्यू कर दूंगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप देख लो, फिर मैं अब क्या करूँ। ठीक है सर। ठीक होगा पुत्र। सर कल आपकी क्लास होगी? सर अब रेगुलर क्लास होगी। सर पीरियडिक सर में क्लास कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन एक दफा फिर बता दें। मैं बता देता हूँ, मैं बल्कि आपके पास जो आपको मैंने सोल्यूशन बना के भेजने हैं उसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, सर एक दफा बता ओके देना सर। बोर्ड पे। बहुत सिंपल है। आपके पास पीरियडिक के बीच में कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन यूं होगी कि आपने ओपनिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम ओपनिंग स्टॉक, इसमें बेटा ऐड करें नेट परचेजेस, लेस करें इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेट परचेजेस की कॉस्ट इसमें इन्वेंट्री ऐड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेना। सर सॉरी इन्वेंट्री बेटा, का जब सर अकाउंट बनाते इन्वेंट्री हैं का तो क्लोजिंग स्टॉक। COGS को निकलता है। हाँ बेटा, इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक। जी बेटा क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा था इन्वेंट्री का जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें COGS खुद ही निकल आता है, बेटा वो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री दिया हुआ होता है। वो आपके पास परपेचुअल है। उस परपेचुअल के बीच में आपके पास आप ये कहें कि आपकी सारी चीजें खुद बहुत अलाइन हो जाती है। वहां पे इन्वेंट्री का लेजर है, यहाँ पे इन्वेंट्री नाम की कोई चीज नहीं है। सर यहाँ पे जो कुछ परचेज। भी है वो परचेजेस है। अब परचेजेस से ना हम कोई इन्वेंट्री का लेजर नहीं बना रहे होते। होता ही है कि हम फिजिकल काउंट करते हैं, फिजिकल काउंट में जितना भी क्लोजिंग स्टॉक हमें नजर आ जाता है हम उसको ले लेते हैं। सच्ची बात तो ये कि हमें ये बात पता ही नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक है कितना। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। यानी एक्चुअली ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये अभी आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसकी जगह ये नहीं है, ये जहां पे अभी आप इसको डिस्कस करें, इस जगह पे ना इसके ऊपर डिस्कस करने का मतलब है आप सवाई टाइम जाया करने की और कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। एक्चुअली यहाँ पे आपने सिर्फ लेजर बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है कि यार लेजर ट्रायल बैलेंस बस, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। जी सर। असल में ये अपने टॉपिक्स में भी चलेगा, अभी इस टॉपिक ने आगे चलना है। ये है ओरिजिनल इन्वेंटरी। तुम्हें समझ लग रही है बात? ये नजर आ रही है स्लाइड्स? जी सर। यस अब सर। सबसे पहले इन्वेंटरी होती क्या है उसके बारे में डिस्कशन। ठीक है बेटा, फिर प्रोसेस ऑफ इन्वेंटरी एक्विजिशन, वो आपको याद है मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, ये डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं इसमें। यस सर। अब उनकी डिटेल यहाँ पे कि यार ये क्या होती है, कैसे हम इन चीजों को लेके चलते हैं। फिर ये आपके पास आपका परचेजिंग कंपनी ने क्या करना है, इसमें परचेज ऑर्डर आपके पास क्या है। ठीक है, इसमें आपके पास आप ये कह लें कि आपका परचेज इनवाइस क्या होती है। ठीक है, ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद आप इसकी डिटेल से देखेंगे, डिलीवर हो गया, फिर उसमें आपके पास रिटर्न हो गया, तो उसमें क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। अब ये सारी चीजें डिटेल के साथ। ठीक है, यस सर। फिर आप
आपने इसको आप ही कहें कि आगे आना है, फिर आपने इन्वेंटरी के स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव देखना है कि क्या है, कैसे लेके चलते हैं, इन्वेंटरीज हैं क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है, एनआरवी किसको बोलते हैं, फेयर वैल्यू किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज कैसे फाइंड आउट की जाती है। फिर मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। सर क्वेश्चन है सर। जी बोलें बेटा। सर हमने गैप के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, हमने सिर्फ आई कैप को आई देखते रहना है? IFRS उनको फॉलो करना है। सर हमने आईएएस को फॉलो नहीं करना? ओहो, आईएस वही होता है ना, जितनी भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने आपको स्टैंडर्ड भेजे हैं उनको IFRS बोलते हैं। उनमें आईएस भी हैं, उनमें IFRS भी हैं। वही सर, वो गैप बुक है उसके अंदर है ना, तो हमने सर उसको फॉलो करना है कि या फिर हम सिर्फ पहली आई बात कैप बुक से प्रैक्टिस करें? पहली बात जो गैप है, गैप आपके पास आपके डिफरेंट होते हैं। गैप जो है वो आपके पास आपका यूके गैप और यूएसए गैप है, जी सर। वो नहीं फॉलो करना हमने। ठीक हो गया सर। हमने जिसको फॉलो करना है वो रेड बुक है हमारी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, गैप को नहीं फॉलो करना हमने। अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज हमने निकालनी है। फिर कॉस्ट ऑफ परचेजेस कैसे आती है आपके पास, उसकी डिटेल। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए आपके पास अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके लिए हमने क्या करना है। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर, इसमें क्या होगा। फिर इसके बीच में हमारे पास इन्वेंटरी कॉस्ट शुड नॉट इंक्लूड के, इन्वेंटरी कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आपके पास इसके क्वेश्चंस हैं। अच्छा यार, ये क्वेश्चन अब न्यूमेरिकली इस तरह से आता है, अच्छा इसको न्यूमेरिकली परफॉर्म करके देखो, तुम्हें चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। जी सर। अगला क्वेश्चन आपके पास which of the following items may be included in computing the value of inventory of finished goods manufactured by a business। बात समझ में आ रही है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है आपके पास, परपेचुअल सिस्टम आपके पास क्या होता है। समझ लगी बात। जी सर। पीरियोडिक सर सिस्टम के ये ऊपर वाला जो मैंने क्वेश्चन सेंड किया सर ग्रुप में, ये पीरियोडिक का नहीं, ये पीरियोडिक का है। और कोई मसला नहीं, जिस मर्जी का हो। मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि इवन ये जो चीजें ना, अब आप ये देखें, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है जिनको आपने सॉल्व करना है। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है सर। आप अफरीदी डज नॉट कीप परपेचुअल रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, नहीं होता, उसने नहीं किया। अच्छा नहीं करता तो पीरियोडिक पे क्या करूंगा। हाल लिमिटेड क्लोज अकाउंट्स ऑन 30 जून, ठीक है। पास फार्मूलाज आपके पास क्या है, ठीक है। FIFO क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है आपके पास। अब इसकी क्वेश्चन है ये कैसे हमने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। एनआरवी के ऊपर इसको कैसे लेके जाना है, वो पल्ले पड़ी है बात। जी सर। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम ये छोटी छोटी डिस्कशन के ऊपर तुम्हारी जान छूट जाएगी। कोशिश तो यही थी सर। नहीं नहीं, इस पे नहीं होता है, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, यू गॉट इट। जी सर। होल्ड योर ब्रेथ, डोंट वरी। अभी आपके पास आपका बड़ा टाइम है जिसमें आपने इनको उस लेवल पे लेके चलना है, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो अभी इस पे कोई ज्यादा कोई मसला नहीं है, परपेचुअल है ये पीरियोडिक है, क्योंकि अभी वो टॉपिक की बाद में इवन जो अभी आपने मुझसे बात की सर ये कैरिंग अमाउंट्स क्या होती हैं, बुक वैल्यूज क्या होती हैं ना बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का चैप्टर है। ये दो चैप्टर है जिनकी कलेक्टिव वेट उसने 20 से 30% का दिया हुआ है। जी सर। और I16। बाज का I16 और IS2, और बाज का तुम्हें यूं लगता है कि जैसे हमारा पूरे का पूरा पेपर ही इन दो स्टैंडर्ड से बनता है। जी सर। तो इसलिए तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए ओ पुत्रो, कि तुम लेजर को बनाना सीख जाओ, अगर जलन तुम्हारे पास है तो। और लेजर से ट्रायल बैलेंस, बस। कोई परपेचुअल नहीं, कोई पीरियोडिक नहीं, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जी सर। यस सर, यस इंशाल्लाह। सर। हाँ, और अगली चीज ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, यहां से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। बस अब इसको हमने करना है, और करने के बाद अब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर मूव करेंगे। यू गॉट इट। यस यस सर। ठीक हो सर। गया सर। ठीक हो गया पुत्र, बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करो, कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे इधर से, ठीक है। लेकिन ग्रुप के बीच में गर्ल्स बेटा, लाइबा बेटा आप भी, और कौन सी बेटा इधर लड़की है इस वक्त, ओके सर। और कोई लड़की है इस वक्त ग्रुप में इधर हमारे पास जी सर। हाँ, क्या नाम है बेटा तेरा। आयशा। सर आई किंजत आ- उफैर से।
किंजा भी आयशा भी, बेटा किंजा लाइबा आयशा पुत्र अपने ग्रुप के ऊपर ना सारों से बातचीत करो, उनको सर की तरफ से कहो कि सर कह रहे हैं कि प्लीज क्लास के बीच में है, और अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे बताएं कि क्यों नहीं आ सकते। अगर नहीं आ सकते और आपकी रीजंस जेन्युइन है तो मैं क्लास को मंडे पे ले जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके सर, मैं कह दूंगी। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर बेटा, सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा जी। अल्लाह हाफिज़ सर।